आज दिल्ली के रामलीला मैदान में नीतीश कुमार ने हजारों की भीड़ जुटाई और 2014 चुनाव का अपना एजेंडा करीब करीब सेट कर दिया। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा और बिहार ताकत का एहसास दिलाया। एक दिन पहले यानी कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में नरेंद्र मोदी आए। मोदी की जुबान पर देश का एजेंडा था, यानी 2 दिन के अंदर दिल्ली में एनडीए के 2 योद्धा दस्तक दे चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। हम आपका परिचय करवा दें, हम बताएं जो हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी जी से। मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं मुनाजिर हसन जी, जो कि सांसद हैं जेडीयू से, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी। हम इन सबसे चर्चा करें उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आम चुनाव करीब आए तो एनडीए के 2 छत्रप निकल पड़े मैदान मारने। 2 मुख्यमंत्रियों नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कूच किया, अपनी अपनी तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। किसी ने गुजरात मॉडल का सब्जबाग दिखाया तो किसी ने बिहार को अपनी ताकत का एहसास दिलाया। अगर मुठभेड़ करते हैं तो बिहार वासियों अब अपनी तैयारी करनी है। ये जो लड़ाई है उसको लड़ाई में भी परत करना है, या तो अभी तो नहीं तो 14 के बाद तो जरूर देना पड़ेगा। 2014 को इस तरह से बिहार के लोग उस अवसर का इस्तेमाल करेंगे। बड़े गर्व से बाहें चढ़ा चढ़ा करके यूं करके बताया जाता है कि हमने फलाना एक्ट बनाया, हमने ढिकना एक्ट बनाया, हमने ये राइट दिया, हमने वो राइट दिया। हो रहा है ना? तो संविधान ने क्या दिया था भाई हमको? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं मित्रों, क्या संविधान हमको राइट नहीं दिए थे क्या? ये जितने राइट्स की आज चर्चा हो रही है वो सारे राइट्स संविधान रूपी अम्ब्रेला के अंदर है। लेकिन देश को एक्ट नहीं, एक्शन चाहिए, एक्शन। हाल फिलहाल में दिल्ली पर मोदी 2 बार चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि नीतीश कुमार ने पहली बार में ही बाकायदा भारी भीड़ जुटाई और ललकार लगाई। लेकिन बीजेपी को चुनौती देने के लिए केंद्र के लिए नरमी भी दिखाई। और वित्त मंत्री का बजट भाषण केंद्र सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है और बजट भाषण नीतियों का वक्तव्य होता है, हम यही मानते हैं। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बातें तो खूब की, लेकिन पूरे भाषण के दौरान ना तो मोदी का नाम लिया, ना ही कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र किया। लेकिन इस रैली के जरिए संकेत सबों को दे दिया कि 2014 में उनकी भूमिका बेहद ही अहम होगी। महज इत्तेफाक नहीं है कि दिल्ली में खड़े नीतीश कुमार की जुबान पर एनडीए और बीजेपी का नाम तक नहीं आया। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए गुजरात पर निशाना भी साधा। बोले, बिहार के विकास का मॉडल सबको साथ लेकर चलने का मॉडल है। ऊंची जात के हो, पिछड़ी जात के हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, दलित समाज के हो, महादलित समाज के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबका विकास होना चाहिए। और उसी तरह से नीतीश का एजेंडा साफ है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, विकास में सबको साथ लेकर चलना होगा, बिहार समेत सभी पिछड़े राज्यों की मदद करनी होगी और दिल्ली उसी की होगी जो विकास के साथ होगा। जबकि नरेंद्र मोदी के एजेंडे में कई योजनाएं हैं। रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी होनी चाहिए, सौर ऊर्जा के लिए बड़े प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, एक्ट पर नहीं एक्शन पर जोर होना चाहिए, भ्रष्टाचार हटाने के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। 2014 चुनाव सामने हैं और मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार भी साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में उन्हें दरकिनार करना आसान नहीं होगा। दिल्ली से रीमा पाराशर और शमशेर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल 2 मुख्यमंत्री हैं, दोनों के राज्य बिल्कुल अलग अलग हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि एक सुशासन और एक विकास के नाम पर राष्ट्रीय लोकप्रियता या तो हासिल कर चुका है या फिर करने की कोशिश करा है। जो इनके आलोचक हैं वो कुछ और कहते हैं, बाकी कुछ और। लेकिन मोदी बनाम नीतीश अगर हम कहते हैं, आलोक जी, हम मुनाजिर जी आपसे हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि जो राजनेता है वो कभी इसे भ्रम कह देते हैं, कभी इसे प्रोपेगेंडा कह देते हैं,
इसलिए हम आलोक जी से पहले ये सवाल करेंगे, नीतीश बनाम मोदी, दिल्ली के लिए जो लड़ाई छिड़ी हुई है, दोनों ने अपनी इनकी बातों में संकेत हम टटोलें, हम देखें नीतीश बनाम मोदी एक रियलिटी है। देखिए, ये रियलिटी इस तरह से आप कह सकते हैं कि नीतीश केंद्र में भी भागीदारी चाहते हैं। अभी वो अपने को पोस्टिंग वैसे नहीं कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और ये भी मानना होगा, वो शायद खुद नीतीश कुमार भी मानते हैं कि बीजेपी अभी भी एक बड़ी पार्टी है जिसका कुछ ज्यादा राज्य प्रभाव है। नीतीश अभी अपने को, जैसे नरेंद्र मोदी अभी ये दावा करते हैं ना कि राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, वो गुजरात को उन्होंने बनाया, अब राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। लेकिन नीतीश जी पहले बिहार का ही एजेंडा अभी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र से ये जो मांग की है उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा, इसके तहत 2014 में अधिकाधिक अपनी पोजिशनिंग मजबूत करना, बीजेपी को कमजोर करना और अपनी ताकत बढ़ाना, ताकि केंद्र में बड़ी भागीदारी हो। और यूं तो देवगौड़ा और गुजराल भी प्रधानमंत्री बने हैं और सारे संयोग से वो भी बन जाए, तो उनके शुभचिंतक जरूर चाहते होंगे, लेकिन उन्हें शायद गलतफहमी नहीं है। मोदी का परिणाम फिलहाल भारी है, चूंकि बड़ी पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट में घोषित रूप से अघोषित रूप से वो अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। मुनाजिर जी, इत्तेफाक रखें आप इस बात से? नहीं, इत्तेफाक, इनके कुछ बातों से इत्तेफाक भी है और कुछ से हम डिफर भी करें। मोदी जी की पार्टी बड़ी है, मोदी जी अपने आप को प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, और हमारा एजेंडा बिहार, हम बिहार का विकास चाहते हैं। बिहार जो पिछड़ापन का दर्द सहता चला रहा और आजादी के बाद भी लगता नहीं है कि बिहार के जिन राजनेताओं को भी बिहार चलाने का मौका मिला, किसी ने बिहार को ऊपर तवज्जो देने का काम, बड़े बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री हुए, लेकिन बिहार पिछड़ता चला गया। नीतीश कुमार एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जो बिहार को एक नई दिशा दिया, और 7 साल के अंदर जो बिहार बदनामी के लिए मशहूर था, बिहार की चर्चा देश विदेश में होने लगी। लेकिन देखिए ना, मोदी जी जब गुजरात के विकास की बात करते हैं तो वो साथ में गुजरात के विकास के मॉडल को देश के ऊपर डाल देते हैं। जब नीतीश जी बोलते हैं तो फिर ऐसा नहीं करते, वो ये नहीं कहते हैं कि 7 साल ऐसा हुआ था, मैंने ये कर दिया और यही मॉडल देश पर भी लागू। मोदी, देखिए, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो सवाल यह है कि मोदी जी को एक ऐसा राज्य मिला जो राज समुंदर के किनारे है, उसकी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन उसके जिम्मेदार, उसके लिए वहां का आबो हवा उसके जिम्मेदार है, वहां कल कारखाने, फैक्ट्रियां वो पहले से मौजूद है। वहां पर बिहार के अंदर ऐसी स्थिति नहीं रही। बिहार जिस हाल में मिला हमें, बिहार का ग्रोथ, प्रधानमंत्री जब हमारे कहते हैं कि बिहार का ग्रोथ सारे राज्यों से बेहतर है, तो इसका क्या मतलब? नीतीश केंद्र को टारगेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो सत्ता वहां पर 2014 की जब बात करते हैं कि गद्दी उसी को मिलेगी जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, तो इसके पीछे कोई संकेत तो है? इसके पीछे यह संकेत तो नहीं है कि हम आ रहे हैं। हाँ। दिल्ली पर हमारा दावा है, लेकिन दिल्ली हम जो चाहेंगे उसी की दिल्ली होगी, ये नीतीश ने आज भी संकेत दिया है। और ये काफी प्रबल संकेत है आलोक जी, क्योंकि जब डीएमके के साथ कांग्रेस के रिश्ते हम देख रहे हैं कि किस तरीके के हैं, उसमें जेडीयू एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार उसका हो सकता है। निश्चित रूप से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तो केंद्र में भागीदारी, लेकिन मैं आपको एक बात पहले जो आपने सवाल किया था उस पर भी मैं साथ में जोड़ूंगा कि मॉडल उन्होंने कहा, नीतीश जी ने आज ये कहा, हमारा मॉडल नाम नहीं लिया उन्होंने, अल्पसंख्यक, आदिवासी का नाम तो वो भी लेते हैं मोदी जी भी, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक वगैरह सब इसलिए गिनाए, भाई देखिए दूसरे जो नेता प्रतिद्वंदी हो सकते हैं उनकी कुछ दृष्टि हमारे मुकाबले में संकीर्ण हो सकती है, उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा जो मॉडल है, आप ये जो कह रहे हैं, नहीं, वो नेशनल मॉडल भी बिहार के मॉडल को, चूंकि पिछड़ा राज्य अकेला बिहार नहीं है, दूसरे राज्य भी, और इसीलिए आज उन्होंने ये भी कहा बिहार को जब नहीं मिलेगा तो दूसरे जो पिछड़े राज्य उसको मिले, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे ही राज्य को मिले। तो इसलिए वो अपनी पोजिशनिंग उड़ीसा में भी चाहते हैं, वो मध्य प्रदेश में भी, अभी उनका वोट नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई 10-5 सीट नहीं जीते, गुजरात में कोई नहीं जीते, मतलब, लेकिन वो ये चाहते हैं कि दूसरे राज्यों को जो पिछड़े हैं उनकी अगुवाई में भी नीतीश को मॉडल मान लिया जाए। तो यदि कोई गठबंधन होता है तो वो ज्यादा स्वीकार्य हो, मैंने उनके इच्छा से ज्यादा स्वीकार्य हो, मतलब जरूरी वो प्रधानमंत्री हो, लेकिन उनकी पसंद के प्रधानमंत्री बनाने में भी उनकी भागीदारी हो। और ऐसे राज्य जैसे मोदी जी ने तमिलनाडु की जयललिता को अपनी तरफ करने की कोशिश की है, बाद में कोशिश की है, वो ये दिखा रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ गठबंधन, भाजपा में ये ना समझे कि सुषमा जी के लिए ही गठबंधन आ सकता है, मेरे लिए भी गठबंधन आ सकता है, ये मोदी दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि दूसरे राज्य भी तो ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, कल ममता बनर्जी भी मेरे साथ आ सकती है, नीतीश ऐसा संकेत देने की कोशिश कर। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी और राशिद अलवी जी जुड़ गए हैं। मीनाक्षी जी, आज जब नीतीश कुमार यहाँ पर आए, बहुत बड़ी रैली हुई, बहुत सारे लोग जुटे, लेकिन बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड साथ हैं, फिर भी एक बार भी बीजेपी का जिक्र नहीं किया था उन्होंने।
जाहिर सी बात है कि ये जनता दल यूनाइटेड की रैली थी, ना कि एनडीए की या बीजेपी की, तो उसमें भाजपा का जिक्र करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई खटास नहीं है इस बात को लेकर? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों खटास की क्या बात है, बल्कि वो बिहार के लिए एक स्पेशल दर्जे की मांग कर रहे हैं, खासतौर पे जहां पर कांग्रेस या आरजेडी ने पहले वहां रूल किया है इतने बरसों तक, तो 40 साल की गंदगी को साफ करने के लिए 8 साल काफी नहीं है। और उसी का नतीजा है कि 8 साल लगातार काम करने के बावजूद बिहार के पास अभी भी वो जगह नहीं है जो उसकी होनी चाहिए। राशिद अल्वी जी, बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन चिदंबरम जी और मनमोहन जी का नाम खूब लिया उन्होंने वहां पर। क्या संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस को? हाँ, तो उन्होंने तो बजट की भी तारीफ की है, चिदंबरम साहब के बारे में भी ठीक बोला है, और ये भी सभी जानते हैं कि उन्होंने चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी को बिहार के अंदर वीजा भी नहीं दिया था दाखिल होने का। भारतीय जनता पार्टी को जितना ह्यूमिलिएट कर सकते हैं इतना ह्यूमिलिएशन हुआ था। मुझे तो ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने ह्यूमिलिएशन के बावजूद सिर्फ इसलिए कि बिहार में सत्ता के अंदर हिस्सेदारी रहे, दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार उनको सपोर्ट करते हैं, वो ह्यूमिलिएशन भी बर्दाश्त करने को तैयार रहे। अब ये सवाल तो बीजेपी के लोग ही ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन डीएमके जिस तरीके से अब ट्विस्टिंग कर रही है कांग्रेस की, डीएमके जिस तरीके से लग रहा है मुश्किल रहे कि अब कांग्रेस का साथ रहे, तो ऐसे में जेडीयू की तरफ और ज्यादा कुछ झुकाव हो सकता है कांग्रेस का, विशेष राज्य का दर्जा मत मिल सकता है। हम अपने एलाइंस के मामले में मीडिया के साथ कभी टिप्पणी नहीं करते। डीएमके के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारा अंदरूनी मामला है, इसलिए हमारा जब भी कोई इख्तलाफ हुआ है हमने अपने मामले को निपटा लिया है। अच्छा, हमें लगा कि शायद के मामले में हम कोई बात नहीं करें। एनडीए के एलाइंस के बारे में आपने चर्चा की, तो लगा कि शायद अपने एलाइंस पर भी टिप्पणी कर दें। मीनाक्षी जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? श्वेता जी, मैंने ये भी नहीं कहा है कि हम बात सुनने के बाद, राशिद साहब की बात सुनने के बाद मुझे कुछ 2-3 चीजों का ख्याल आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि डीएमके ओपनली इनको ह्यूमिलिएट कर रही है, मगर वो ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करने को राजी है। सपा बसपा लगातार इनके बारे में कुछ कहते रहते हैं, तो इनका जो एक ह्यूमिलिएशन सहने का एक्सपीरियंस है वो शायद भाजपा से कहीं लंबा है, और उसकी लंबाई इससे तय होती है कि कितनी बार किस तरीके से ये लोग घटाकर जोड़कर बनाकर सरकारें चलाने की कोशिश करते रहते हैं। और सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, शायद वही कॉन्फिडेंस लेवल, वही इनको कॉन्फिडेंस लेवल देता है जो कि भाजपा क्लेम नहीं कर सकती। मुनाजिर जी, जानबूझ के बीजेपी का नाम नहीं लिया गया था या फिर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश है? हम मीनाक्षी जी के इस बात से सहमत हैं। बीजेपी का नाम लेने की क्या जरूरत थी? ये रैली हमारी रैली थी, जनता दल यू के बैनर के नीचे ये रैली हुई। ये लड़ाई जनता दल यू लड़ रही है। जनता दल यू पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष में है। हम 1.25 करोड़ लोगों का दस्तखत लेकर के आए, रोड से आए, हजारों लोग। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हम लोगों ने दस्तावेज सौंपने का काम किया। उसके बाद हम बिहार में रैली किया, वो भी जनता दल यू ने रैली किया, और उसी दिन ये डेट तय किया कि हम लोग दिल्ली में भी अगर आज हमारी बात नहीं मानी गई तो दिल्ली को हिलाने का काम करेंगे और केंद्र सरकार की चूलों को हिलाने का काम करेंगे। हमारे उसमें कहीं पर कोई बीजेपी का जिक्र करने की क्या जरूरत है? चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको सुनाते हैं विकास के मॉडल पर दोनों नेताओं के बयान। किसका मॉडल है सबसे अच्छा? और मेरे यहां मैं मुलाजिम को कहता हूं, तुम्हारा काम चुनी हुई सरकार की भलाई नहीं है, तुम्हारा काम जनता जनार्दन का है। ये डेमोक्रेसी है, किसी की भलाई के लिए शासन व्यवस्थाएं आजादी के पहले चलती थी, जनता की भलाई के लिए शासन व्यवस्था आजादी के बाद चली। अब मुझे कोई बताए मित्रों, अगर ये मंत्र सही है तो क्या ये मंत्र मेरे देश में लागू नहीं हो सकता है? और हम सबको पीछे छोड़कर समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और दुनिया के लिए हम एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे। आज विकास के मॉडल की चर्चा होती है, ये जो मॉडल है सबको साथ लेकर चलने का मॉडल, सबको मिलाकर चलने का मॉडल, ये असली हिंदुस्तान के विकास का मॉडल है। दरअसल दोनों में से किसी ने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या बना है। नीतीश कुमार ने संकेत केंद्र के लिए जरूर दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी
जो बातें करते हैं वो दरअसल एक भावी प्रधानमंत्री के तौर पर कई बातें नजर आती हैं, और उनके सामने जो लोग रहते हैं वो सवाल एक ऐसे पूछते हैं जैसे अगर वो प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। मुख्यमंत्री का जो कद है, जो एक छवि है, वो कहीं ना कहीं एक भावी प्रधानमंत्री के छवि के पीछे छुपती है, चाहे इसे बीजेपी में माना जाए या न माना जाए। ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहते हैं, आम लोगों की तरफ से भी इस तरह की बहुत चीजें आती हैं। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये सही है कि मोदी जो है वो अपना रोड मैप बनाकर चल रहे हैं और बाकायदा ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको एक राष्ट्रीय बड़ी भूमिका में आना है और जितनी जल्दी हो सके 2014 के चुनाव से पहले उनको प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करे न करे, वो अपनी तरफ से उम्मीदवार घोषित हो जाए। और नीतीश जी जो है, तो अभी हम पहले कह रहे थे, नीतीश जी ये संभव है कि 2014 के पहले कोई नया गठबंधन बन किसी भी केंद्र में, जैसे आपने पीएमके का जिक्र किया, कुछ यहाँ पर जेडीयू की अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और नीतीश जी को बीजेपी उतना सूट नहीं करती जितना उनको कांग्रेस या समाजवादी या दूसरे और पार्टियों के साथ गठजोड़ करना आसान होता। शरद यादव और नीतीश दोनों बीजेपी में कुछ हद तक कहीं दूरी हो सके यदि ऐसी बनती है, जबकि उनकी सरकार उसके बिना चलेगी नहीं, ये अलग बात है। शायद उसका आंकड़ा क्या है नहीं जानता, मुझे बहुत एग्जैक्ट अभी नहीं है, लेकिन इतना किनारे पर है, यदि बीजेपी उनको धक्का देने लगे तो वो बीजेपी से अलग हो सकते हैं। इस हद तक भी वो जा सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोशिश करेंगे कि अभी जब तक सरकार उनकी चलती रहे बीजेपी के साथ वो भी चले और केंद्र में अगली भागीदारी के लिए वो अपना रास्ता बना सके। दरअसल एनडीए की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन दोनों नामों के बीच एक बनाम लिखा हुआ है। क्या ये और नहीं हो सकता है? मीनाक्षी जी, स्पष्ट कहा है नीतीश कुमार ने, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगा केंद्र में सत्ता उसी की होगी, यानी साथ उसका दामन पकड़े रहेंगे। क्या इन बातों को हम इतना सीधा सीधा समझे तो ये समझ नहीं आता फिर तो बीजेपी का क्यों नहीं उन्हें यह वादा कर देती है केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा? देखिए, केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार नहीं है और नीतीश जी को जो है वो बिहार राज्य के लिए स्पेशल दर्जा चाहिए, क्योंकि 8 साल तक मेहनत मशक्कत करने के बावजूद, वहां पर इतनी मेहनत करने के बावजूद डेवलपमेंट का रेट जो चाहिए था, जो विकास की दर चाहिए थी, वो नहीं है। और कांग्रेसी जो है लगातार इस तरीके के खेल खेलते रहे हैं, वही खेल आज भी खेल रहे हैं। अगर आप प्लानिंग कमीशन की चर्चा करें या प्रधानमंत्री के कुछ भाषणों की चर्चा करें या राशिद साहब जैसे अभी उकसाने की कोशिश कर रहे थे, ह्यूमिलिएशन वगैरह वगैरह, इस तरीके की बेहुदा हरकतें पहले भी कर चुके हैं, जब ये कहते हैं कि बिहार का जो रेट ऑफ मतलब जो विकास दर है वो गुजरात की विकास दर से कहीं ज्यादा है, आगे है, पीछे है। इस तरीके के तमाम जो कंपैरिजन्स हैं वो करते रहते हैं। और मेरा उसमें ये मानना है कि अगर बिहार की जो स्थिति है वो शायद नीतीश जी खुद अच्छी तरह जानते हैं और इसी करके वो उसके लिए स्पेशल दर्जे की मांग कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ना केवल बिहार बल्कि वेस्ट बंगाल को भी विशेष दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह पर जिस तरीके से पुरानी नीतियां चली हैं उन्होंने उस प्रदेश को खोखला किया है, बावजूद उसके कि वहां के लोग बहुत मेहनती हैं, जमीन बहुत उपजाऊ है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन खराब नीतियों के रहते दोनों प्रदेश गरीब प्रदेश हो गए हैं। और भारत के किसी भी प्रदेश को अगर आवश्यकता है तो उसके लिए केंद्र की सरकार को चाहिए कि पूरी मदद करे, क्योंकि हर प्रदेश का हर जंतु, हर व्यक्ति जो है वो भारतीय है, ऐसा मैं मानती हूँ। अगर महाराष्ट्र में किसान मर रहे हैं पानी की कमी से और कर्नाटका में भी वही स्थिति पैदा हो रही है, तो मैं ये चाहूंगी कि वो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में दूरी ना रखे, बल्कि दोनों को सही तरीके से जो भी मीनाक्षी लिखी जी है उसके मुताबिक जो मदद चाहिए वो दे। और ऐसे ही बिहार और पश्चिमी बंगाल की जो स्थिति है उसमें जो भी मदद की आवश्यकता है वो मदद मिलनी चाहिए। शायद नीतीश जी की समस्या अब समझ आ रही है कि बिहार का सिर्फ नाम नहीं लिया जा रहा है, साथ में पश्चिम बंगाल की भी बात हो जा रही है, साथ में बाकी राज्यों की भी बात हो जा रही है। राशिद अल्वी जी, क्या नीतीश कुमार का संकेत सिर्फ कांग्रेस के लिए है? क्या उनका ये कहना कि जो देगा विशेष राज्य का दर्जा उसकी ही सत्ता होगी केंद्र में, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नसीहत है, या फिर क्या ये बीजेपी के लिए नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, एक बात तो मैं ये कहूंगा, कभी बीजेपी की तरफ से लफ्ज इस्तेमाल किया गया बेहूदी बातें, इससे भी सख्त लफ्ज इस्तेमाल मैं कर सकता, लेकिन मैं इस स्तर की बहस कभी टीवी पे नहीं करता। जबान पे नियंत्रण रहना चाहिए, तहजीब के दायरे के अंदर रहकर बहस करनी चाहिए। तहजीब से नीचे उतरेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का शेवा रहा है वो मुनासिब नहीं होगा। अब जहां तक आपने सवाल किया था उसका जवाब देना चाहता हूं।
नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, इस बात को उनके पार्लियामेंट के मेंबर आपके पास बैठे वो बता पाएंगे। वो हमारे यूपीए के हिस्सा नहीं। हम तमाम प्रांतों को, तमाम सूबों को बराबर मदद करते हैं, किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। जहां तक बिहार के स्पेशल स्टेटस का देने का ताल्लुक है, उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसी समस्या सिर्फ अकेले बिहार के अंदर नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर विचार करके उसमें किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। रखने का काम किया लेकिन ना। बिहार को जब जो भी बिहार को जब राज्य हैं, जिस उनको मदद की जरूरत होती है, उनको भी दर्जा मिलना चाहिए, उसकी भी हिमायत हम करते हैं। उसकी मदद हमेशा सरकार करती है। एक बार मुझे कहने देते आप, फिर आप बोलते तो अच्छा सही रहेगा। कह रहे हैं। बोलिए। मेरा कहना यह है कि मरकजी सरकार यूपीए 2 तमाम प्रांतों को फाइनेंशियल एड बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के देता है। जो पिछड़े राज्य हैं उनकी भी मदद जब जब जरूरत होती है ज्यादा मदद की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ दर्जा दे देना काफी नहीं होता है, दर्जा देने के साथ उन प्रांतों की ज्यादा मदद करना भी जरूरी होता है। मुनाजिर हसन जी, क्या ये एक शर्त किया जा सकता है? अगर ये एक शर्त है कि जो देगा विशेष राज्य का दर्जा, केंद्र में सत्ता उसकी होगी, तब ये समस्या तो बीजेपी और जेडीयू के बीच आ ही जाती। शर्त ये तो अब हमारी लड़ाई का एक हिस्सा बन चुका है, और बीजेपी हो या कांग्रेस हो या ऐसी तो बात क्यों नहीं नहीं साथ मिलकर ये ऐलान किया जाता है कि हमारी सत्ता अगर केंद्र में आ जाएगी एनडीए की, तो हम विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे बिहार को। ये तो ज्यादा सिंपल होता है। ये तो बीजेपी के लोग बताएं ना, सवाल बीजेपी के लोग बताएंगे ना। जी श्वेता जी, हमने अपनी बातों को रखने का काम किया। विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक, हमारे साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। मीनाक्षी जी, क्यों नहीं इस पोल एजेंडे में शामिल कर ले एनडीए के? आप सीधा रास्ता ही साफ हो जाएगा। पोल कहाँ? आप मेरी बात सुनिए। इस समय तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में है, नीतियां कांग्रेस की सरकार की हैं, यूपीए 2 की हैं। आज तक जो भी बिहार में हुई चीजें वो सब कांग्रेस के रहते हुई, क्योंकि राज्य सरकार कांग्रेस की थी या आरजेडी की थी या कांग्रेस की मदद से आरजेडी की थी। जेडीयू ने 8 साल तक इतनी लगातार मेहनत की है जिसका हिसाब नहीं है, और उसकी जो सर्टिफिकेशन है वो प्रधानमंत्री ने खुद दी है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैं भी ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। जेडीयू ने बहुत काम किया, वहां भाजपा और जेडीयू का जो संगठन है उसने बहुत काम किया। बावजूद उस मेहनत के जो नतीजे आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे, क्योंकि 40 साल तक की जो कुरीतियां हैं और जो खराबियां हैं, खामियां हैं, वो आप 8-10 साल में पूरा नहीं कर सकते, और उनको कुछ मदद की आवश्यकता है। एक स्पेशल स्टेटस इसीलिए वो मांग कर रहे हैं। और उसमें जब राशिद साहब कह रहे थे बेहुदा के लिए उनको जरा मेरे खिलाफ बोल रहे थे और उत्तेजना थी उनके मन में, तो ये कहना चाहती हूँ कि जब महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगहों पर सूखा पड़ा और उसके रहते किसानों के जो है मदद की आवश्यकता है, पानी की कमी है, और उसमें जब वो महाराष्ट्र के लिए, और वो भी बहुत कम उन्होंने उसमें ऐलान किया, लेकिन महाराष्ट्र के लिए ऐलान हुआ और वही ऐलान कर्नाटक के लिए नहीं हुआ, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और लगातार इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन वो करते रहे हैं कि आंध्रा में जब स्कीम चलती है वही स्कीम आप बिहार में लागू नहीं करते, या गुजरात में कुछ और करते। तो चलिए, गुजरात तो अपने आप में बहुत सक्षम प्रदेश है और वहां बहुत तरीके से काम हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिसोर्स मैनेज हो जाता है और किया जाता है बड़ी मुश्किल के साथ। लेकिन जिस तरीके की नीतियां और पॉलिसीज है सरकार की, वो ऐसे है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वो भारत का हिस्सा नहीं है। इस तरीके से केंद्र सरकार चलती है क्या किसी देश में? फेडरल स्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं है। जी मीनाक्षी लिखी जी, आलोक जी, जो कुछ दिख रहा है क्या वो उतना वाकई स्पष्ट है, उतना साफ है? क्या नीतीश कुमार ने जो कहा है और केंद्र के बारे में जो संकेत दिए हैं वो एक बड़ी तस्वीर के संकेत नहीं है? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। वैसे मीनाक्षी नहीं मान रही, लेकिन देखिए बीजेपी की अपनी दुविधा है
वो उत्तर प्रदेश को ज्यादा बड़ा केंद्र मानती है। आज यदि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का वो समर्थन करती है और 2014 में उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे आप हम भी तो उतने ही पिछड़े लगा हुआ इलाका है। मध्य प्रदेश के कई इलाके होंगे जो आज भी सारी प्रगति के दावों के बावजूद बिहार से भी बदतर स्थिति में है। तो इसलिए ये कहना, इसलिए बीजेपी की चूंकि पूरा एक वो जो हमसू में कह रहे थे वो उन्होंने नाम दे दिया पश्चिम बंगाल या कुछ राज्यों का, लेकिन बेसिकली सबसे बड़ी बीजेपी की समस्या नीतीश जी के लिए तो बिहार से 10 साल तक गुजरात के बारे में नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात बोलते थे, वो पिछले 3-4 महीने से ही सिर्फ राष्ट्रीय राज्य बोल रहे हैं। तो नीतीश से ये अपेक्षा करना कि वो, बीजेपी से अपेक्षा करना कि शायद वो इसके साथ देगी, नहीं देगी, बल्कि मैं तो मानता हूँ दूसरे और भी कारण है जिसकी वजह से बीजेपी और नीतीश जी के बीच में दूरियां थोड़ी बढ़ रही हैं। लेकिन उसको किसी तरह संभाल करके, चूंकि नीतीश बहुत सुलझे हुए नेता भी हैं और बीजेपी में भी कई सुलझे हुए नेता जो चाहते हैं कि किसी तरह से गाड़ी आगे बढ़ती रहे, केवल केंद्र की सरकार कटघरे में रहे। नीतीश दबाव बनाकर शायद यहाँ भी भागीदारी कर सकते हैं किसी के साथ भी जो उनका साथ दे और जिससे प्रदेश और देश का भला। मुनाजिर जी, आपसे जल्दी से मैं ये जान लेना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार को मोदी से इतना परहेज, या हम यूं कहें कि जेडीयू को मोदी से इतना परहेज क्यों बिहार नहीं जा पाते हैं? क्या ये प्रधानमंत्री बनने का एम्बिशन इसके पीछे है? मुद्दा है ही नहीं। क्या सिर्फ सेक्युलर होना एक मसला, कम्युनल होना एक मसला है? क्या है, क्यों है मोदी से इतना परहेज? प्रधानमंत्री हमारा मुद्दा है ही नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। हाँ, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं तो साथ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ रहने के बावजूद उन्होंने जो सेकुलर एजेंडा जो उनके रहे उस कंप्रोमाइज उन्होंने नहीं किया। हाँ। और जो अकलियतों के बीच में एक खौफ का माहौल था कि बीजेपी के साथ हुकूमत बनेगी हमारा क्या होगा, तो मुसलमानों के वो सारे भ्रम समाप्त हो गए। तो नीतीश जी ने जो इतने दिनों में जो 7-7.5 साल के अंदर जो अपना एक सेकुलर व्यक्तित्व बनाने का काम किया, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी को कम्युनल पार्टी है, इसलिए बहुत सारी सेकुलर पार्टियों को भी हम लोगों ने देखने का काम किया। आलोक जी, क्या ये रिश्ता सुधर सकता है? लेकिन मोदी जी पर छींटे तो हैं, गुजरात के फसाद के छींटे उन पर हैं और इसको सारी दुनिया मानती है, इसे कोई इनकार नहीं। पहले मीनाक्षी लेखी जी से हम इस पर टिप्पणी ले लेते हैं। मीनाक्षी जी, देखिए, सपा के ऊपर पिछले 6 महीनों में 8 बार राइट्स होने के छींटे हैं। कांग्रेस के ऊपर मतलब अपने देश के इतिहास में 1947 से आज तक कत्लेआम जहां जहां हुआ वहां, चाहे वो 1991-92 के मुंबई के राइट्स थे, चाहे 2002 से पहले जितने राइट्स हुए गुजरात के अंदर वो कांग्रेस के समर्थन में और कांग्रेस की सरकारों के बीच हुए, चाहे बिहार के अगर आप राइट्स की बात करें तो वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के जो राइट्स थे वो उसमें मीनाक्षी जी क्या ये दिल्ली के आप श्वेता जी मेरे को अब 1 मिनट दे दीजिए, मेरे को मालूम है मेरे पास समय कम है, उसको व्यर्थ ना किया जाए। 84 के दंगे थे तो उसके चीटे कांग्रेस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो बावजूद इन सब चीजों के अगर चाहे वो जेडीयू तो खाली एक उन लोगों में से है जो गुमराही का हिस्सा है, मगर गुमराह करने वाले कांग्रेसियों से मैं ये जानना चाहती हूँ। फिर चला गया। नहीं मीनाक्षी जी, आपकी आवाज यहाँ तक हमारे पास आ रही थी। राशिद अलवी जी, चाहे इन सब के बावजूद मैं ये जानना चाहती हूँ सबके बीच में कि इनके ऊपर छींटे क्या, इनके ऊपर तो कालके पुती हुई है, उन कालकों की बात क्यों नहीं होती? और 2002 से आज तक राशिद अलवी जी कोई राइट नहीं हुए, उस विषय पर बात क्यों नहीं? वक्त दरअसल हमारे पास इतना ही है, लेकिन आपसे चलते चलते एक छोटा सा कमेंट जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई कि हमाम में सब न गए, फिर तो लोग भी सोचने लगे कि भाई फिर साफ कौन है इसमें? नहीं, देखिए, गलत बात है। ये कोई जवाब नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी के यहाँ फसाद हुआ तो आपके यहाँ भी तो फसाद हुआ। आपको अपनी सफाई देनी चाहिए। अगर कांग्रेस के दौर में फसाद हुआ तो गलत फसाद हुआ, इसमें बिल्कुल ये नहीं कहा जाएगा कि वो ठीक हुआ है। लेकिन अगर 2 फिरकों के अंदर कोई झगड़ा होता है तो वो बुरी बात है, लेकिन 2 फिरकों में होता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री एक फिरके के साथ खड़ा हो जाए जी, तो फिर वो सेकुलरिज्म नहीं रह जाता है। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री एक फिरके के साथ खड़े हुए जी। राशिद अलवी जी, वक्त इतना ही है, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है। दरअसल मुझे लगता है कि चलते चलते थोड़ी सी बहस भी फटकी इस मसले पर आकर, लेकिन दरअसल जवाब ही ऐसा था। मीनाक्षी लेखी जी आपका, राशिद अलवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही मुनाजिर हसन जी आपका और आलोक मेहता जी बहुत शुक्रिया। दरअसल 2 मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे थे हम जो
केंद्र की सत्ता में लोगों को नजर आते हैं, कम से कम उनकी पार्टियां, उनके गठबंधन जो भी कहें, लेकिन यहां पर मोदी बनाम नीतीश बहुत स्पष्ट दिख रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए।